वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत टेढ़ी खीर दिखाई देती है। ये बात सच है कि आज़ादी के बाद 4 चुनाव हुए 1952 से 67 तक, जब एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते थे, लेकिन उसके बाद इसको कराना संभव नहीं हुआ। तो आप लोग इसको लेकर कैसे आगे बढ़े हैं? कब तक उम्मीद इस बात की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन में कामयाबी आप लोगों को मिल जाएगी? अभी ये क्या, पहले तो कई बार कहते हैं ये बहुत हरी में ये सोच रहे हैं। 82 से, मैं तो लॉ मिनिस्टर हूँ इसलिए मैंने उसको डिटेल में देखा है। 82 से हाँ। सुझाव आ रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं हुआ देश में। जैसे आपने कहा 51 का चुनाव, 51, 52, देन 57, देन 62, 67, ये 4 चुनाव लोकसभा विधानसभाओं के एक साथ हो गए। बाद में सर्किल बिगड़ गया, इसलिए 82 में सुझाव आया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, चुनाव एक साथ कराइए लोकसभा और विधानसभा के। उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया, चलता रहा। हमने जब ये रामनाथ कोविंद जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसमें लीगल एक्सपर्ट भी थे, हरीश साल्वे जैसे। और जैसे आपने कहा कि इसमें पेच आ रहे हैं, और सारे पेचों पे हमने डिस्कशन किया है। हमने जो फॉर्मर चीफ कमिश्नर इलेक्शन के थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे भी राय ली है। और हमने फॉर्मर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी राय ली है, इंडिया से भी राय ली है। हाँ, ये होगा कैसे? क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि अगर किसी एक साल में, जैसे अलग अलग महीनों में, अभी हमने देखा कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर, तो क्या सरकार का ये फैसला है कि कुछ करके एक ही साथ अगर अलग अलग राज्यों के हो रहे हैं तो एक साल में एक जो ही रिपोर्ट आई है ना, कैसे आगे बढ़ेंगे? जो रिपोर्ट आई है ना उनकी रिपोर्ट आई है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव पूरे देश में एक साथ कराए जाएं। हाँ। और 100 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हैं और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव हैं, उनमें राज्यों को कराने पड़ते हैं, तो लॉजिस्टिक को देखते हुए उनको 100 दिन के अंदर अंदर वो भी करा लें। तो ये आपके 150 दिन या 170 दिन ये चुनाव के रहेंगे, लेकिन कुछ पूरे 5 सालों में के कार्यकाल या बढ़ाने पड़ेंगे या कुछ के घटाने पड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? वो तो सब संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं, उसके अनुसार चलेंगे। बाकी आप जो कह रहे हो कि फिर हंग आ गए तो क्या करोगे, तो उसका जो रिमाइंडर पीरियड है उसका चुनाव होगा। अभी क्या नहीं होता है, क्या उपचुनाव हुआ, उपचुनाव जैसे कोई आदमी की डेथ, कब से ये संभव हो सकता है? आप लोगों ने कुछ तो अपने लिए टाइम फ्रेम रखा होगा। नहीं, इसका टाइम फ्रेम तो जैसे ये जो कालखंड है मोदी जी का, जो जिसको वो कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा क्या कालखंड है, इसी कालखंड में होगा, देखना आप। और इसलिए रिपोर्ट एक्सेप्ट की है ना, तो कैबिनेट ने, हमने कोई सोच समझ के एक्सेप्ट की है। और राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हम 2 लोग जुड़े हुए हैं, किरण रिजिजू जी और मैं। इसी कालखंड से क्या तात्पर्य है आपका? कब से ये जो कालखंड चल रहा है ना 2024 वाला, इससे अब 25 कह दो, 26 कह दो, 27 कह दो, इस कालखंड में होने वाला है ये चीजें। और इसमें डिलिमिटेशन कमीशन भी आएगा, इसमें सेंसस भी आएगा, इसमें ये विषय भी है। सब लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन लोग हैं इस पर चर्चा करेंगे। और राजनाथ सिंह जी के साथ हम लोग 2 लोग जोड़े हैं, किरण रिजिजू जी और मुझे, तो हम राजनीतिक दलों से भी बात कर रहे हैं। और आज आपने कई मीडिया में देखा भी होगा, एक प्रमुख राजनीतिक दल था जिसका विरोध था इस पर, उसने सहमति प्रकट की है कि नहीं मैं इसके सहमत हूं। ऐसे हम राजनीतिक दलों से बात करें, आप बताओ दिक्कत क्या है? उनको क्या लग रहा है कि प्रैक्टिकल नहीं है, हम उनको समझा रहे हैं कि प्रैक्टिकल है। कैसे प्रैक्टिकल? हमने साउथ अफ्रीका के का उदाहरण दिया, हमने अमेरिका का भी उदाहरण दिया, हमने कनाडा का भी दिया, और यहाँ भी प्रैक्टिकल है। हाँ, एक बार शुरू में करते समय कुछ चीजें करेंगे तो वो सहमति ले लेंगे ना उनसे। अब आम जनता ये सवाल आपसे जानना चाह रही है ना कि ये कैसे संभव है? आपने कहा इसी कालखंड में, अभी तो चुनाव संपन्न हुए हैं, अब ये बताइए 2029 तक आप लोगों का कार्यकाल है, ये कैसे संभव होगा? ये बताइए कि संविधान संशोधन करके इंदिरा जी ने हमारे लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई थी। ये संविधान संशोधन से जुड़ी हुई चीजें हैं। एक ही बार हुआ है ना? नहीं, कि जब लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया, एक ही बार हुआ है। प्रावधान तो है ना जी, प्रावधान तो है ना। मैं ये कह रहा हूं, हम प्रावधान में सहमत कितने दल होते हैं उनकी सहमति बना रहे हैं। हम कोई हड़बड़ी में नहीं है, ना जल्दी में है, हम देश हित में काम करने वाले लोग हैं, सहमति बना के करेंगे। आप देखिए ना, वुमेन रिजर्वेशन बिल कब से अटका हुआ था, हमने नहीं बनाई क्या सहमति? लोगों ने कहा हम फाड़ देंगे इस बिल को, नहीं होने देंगे, करा कि नहीं करा मोदी जी ने? ऐसे ही सहमति बना के करेंगे, आप देखना। तो ये 2029 में होगा, उसके आगे होगा, या 2047 का लक्ष्य? जो 29 तक ही तो कालखंड है। तो अभी तो आपकी सरकार आई है, आते ही कर दिया ना इसको, रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना, हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं। अब सहमति बनाना हमारा दूसरा स्टेप है, और इस दिशा में हम लग गए।
आज ही बहुत पॉजिटिव एक नोट आया है, आपने देखा होगा, आप देखना, मैं बताऊंगा आपको। आप बता दीजिए, अब मंच पे है, लाइव जा रहा है कार्यक्रम। मीडिया में आया हुआ ना, दल है, दल का नाम हम इसमें लेने से थोड़ा ठीक नहीं है ना। अच्छा ठीक है, कार्यक्रम के हम आखिरी हिस्से में हैं। जल्दी से 2 और सवाल का मैं जवाब चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दी। ये माना जा रहा है कि ये जो भावनात्मक फैक्टर है वो उनके लिए बहुत काम करने वाला है। बीजेपी पर जब से वो आए हैं तब से लगातार निशाना साध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस दांव को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 2 चीजें हैं। मैं तो एज ए लॉ मिनिस्टर देख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, उनके कार्यकर्ता समझते हैं आरोप मुक्त हो गए, दोनों में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भी दिल्ली में पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हूं, इतने पटाखे छोड़ेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। अब जब लगा कि भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है इन सारी चीजों का, दफ्तर नहीं जा सकते, आप फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, तो उन्होंने देखा यही ठीक है, चलो कुर्सी दूसरे को दे दो, वो उनका इंटरनल मामला। लेकिन बेल होना एक अलग बात है, आरोप मुक्त होना एक दूसरी बात है। इन्होंने बेल को आरोप मुक्त में बदलने का जो एक प्रयास किया, वो प्रयास दिल्ली में अब सफल नहीं होने वाला है। अच्छा, जिस जगह वो बैठे हैं उसी जगह अन्ना हजारे के साथ भी बैठे थे जी। वो अन्ना हजारे साहब से पूछो कि कैसे आदमी है, वो बताएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने इतनी बार चुन के उनकी सरकार भी बनवाई है, अब वो हरियाणा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो आपको फायदा पहुंचाएंगे, कांग्रेस को नुकसान करेंगे, या फिर क्या होने जा रहा है? अभी आम आदमी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार अभी दिए आम आदमी पार्टी के ही आदमी आपके राज्यसभा सामने के सांसद। मैं यहाँ बैठे सुन रहा था कि नहीं उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो गई है। भाई ये जब दिल्ली में 67 सीटें आई थी ना, तब भी अरविंद केजरीवाल जी ऐसे ही बोल रहे थे। बीजेपी तो फिर सत्ता में आई, फिर तीसरी बार सत्ता में आई। ये पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा, मेरे समझ में नहीं आता। अब हरियाणा के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस से समझौता करने का प्रयास किया, हाँ। और इनके कांग्रेस के बड़े नेता ने ये कह भी दिया था कि भी हम समझौता करेंगे। अब इनको सीटों को लेकर के इनका विवाद हो गया, उसमें हम क्या करें भाई? आप 90 की 90 सीटों पे लड़िए, लड़ो ना आराम से, क्या दिक्कत क्या है? कौन मना कर रहा है? माना जा रहा है बीजेपी को फायदा पहुंचा देंगे वो, क्योंकि सत्ता विरोधी जो लहर जो वोट है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं आप चुनाव लड़िए ना मजबूती से, मना कौन कर रहा है? वो तो अभी यही नहीं बता पाए कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। बोला जो भी सामने आएगा लड़ेंगे। तो ऐसे तो आपने कई जगह लड़े हैं, गोवा में भी लड़ा चुनाव। ऐसे चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है जी। देखिए, आम आदमी पार्टी का चरित्र भी जनता के समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, पार्टियों में फूट भी डाल रहे हैं। ये भी उनके समझ में आ गया कि ये तो बड़ी बड़ी बातें करके 2 पार्टियों को भी लड़ा रहे हैं, पार्टी के अंदर भी फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी पार्टी में फूट? अभी आज प्रश्न किए ना उन्होंने प्रश्न किए, क्या उससे संबंधित प्रश्न थे? उनके पॉलिटिक्स से संबंधित। मैं प्रश्न करता हूं, चलो अरविंद केजरीवाल जी से। उन्होंने कहा मैं छोटी गाड़ी में बैठूंगा, वो बड़ी गाड़ी में क्यों बैठे? उन्होंने कहा मैं छोटे बंगले में रहूंगा, बड़ा घर क्यों बनाया? ये क्या प्रश्न है जी?